मतलब इससे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो जैसे हम जनरली लिखते हैं हमें इस यहाँ से हमें सपोर्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मेरी उंगली है ना, तो इसमें यहाँ तक ही सेंस है, इसमें सेंस नहीं है। सेंस नहीं है इसमें, नहीं। 2 उंगलियों में ये सेंस नहीं है हाँ। इसमें। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में भी बड़ा एक्टिव रहे? हाँ, मैं बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल में। Seriously? या सूरज हर घर के अंदर है, बस उसको निकलने की देरी है। क्या बात है। रुको मत, चलते रहो, परेशानी आएंगी। और मुझे तो ये लगता है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं घर जा रहा था पैसेंजर ट्रेन में, जो दिल्ली से अलीगढ़ चलती है, तो उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और मैं ट्रेन के अंदर था। तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मेरा पैर फिसलने से मैं पटरी पर गिर गया और मैं बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एम्स में पाया, जब तक मेरा ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर्स ने बारी बारी करके मेरे पास आए और एक एक करके मेरे पहले हाथ के बारे में मुझे बताया कि मेरे हाथ में 2 उंगलियां नहीं रही हैं और परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं होता कि जिसकी उंगलियां नहीं होती तो वो क्या काम नहीं करते हैं। इस तरीके से मोटिवेशन समझाना कि कोई बात नहीं, 2 उंगलियों से फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे इतना बड़ा शरीर है, 2 उंगली नहीं तो क्या है। वो इस टाइप की जो बातें हैं जो कि अभी तक मेरे जहन में हैं। हाथ के बारे में उन्होंने मुझे बताया, मुझे लगा अब 2 उंगलियां तक तो ठीक थी, अब हाथ भी नहीं है तो दिक्कत है। तो ये सोच रहा हूँ, मेरे मन में अजीब व गरीब ख्याल आ रहे हैं। फिर कुछ देर बाद में डॉक्टर्स आते हैं और मेरे पैरों के बारे में जब बताते तो मैं समझ नहीं आया कि क्यों, मैं ही क्यों, आखिर मैं ही क्यों। फिर मेरी मम्मी जब मुझसे मिलने आई तो वो तो देख के बेहोश हो गई मेरे को। और मेरे और भी रिलेटिव्स मुझे देखने आए तो कोई वहीं बेहोश हो गया, कोई बाहर जाके बेहोश हुआ। मेरा उस टाइम पे ये कंडीशन था। पहले तो इमरजेंसी में उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। देन रिलेटिव्स के ज़्यादा कहने पर और पुलिस पर्सन जो साथ में थे तो उनके रिक्वेस्ट करने पर तुरंत से उन्होंने फिर देखना स्टार्ट किया। जब लगा कि बच जाऊंगा तो उन्होंने तुरंत ही मेरा ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। 6 दिन के करीब मैं आईसीयू में रहा और उसके बाद में मेन वार्ड में आया। कैसे, मतलब पिछली बार की जो गलतियां थी उसको कैसे हटाया प्रीलिम्स को क्रैक करने के? पिछली बार की गलतियां ये थी कि पिछली बार मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को ही देखा हुआ था और कुछ ही रेफरेंस बुक को मैंने रेफ़र किया हुआ था। फिर तो मेरा थोड़ा बेसिक, जैसे 5 साल मैंने आपको बताया कि मैं जॉब में भी रहा और पढ़ाई मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी। 2012 के बाद से फिर मैंने पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया नहीं था, तो काफ़ी गैप भी था बीच में। बहुत चमत्कार दिखा रहे हैं आप, कुछ भी कहिए। तो वही मुझे शुरू से शुरू करना था। मतलब पहला भगवान से बात करने में पैकेज क्या बनाया पढ़ाई छोड़ दी, फिर हादसा हुआ, फिर एक से बाद मतलब जिंदगी में आप बार बार लौट कर आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो वही, तो फिर यहाँ पर फिर आपने मेरे ख्याल से रेफरेंस बुक की तरफ गए और टेस्ट काफी लगाए। तो उसके बाद में मुझे एक रिवीजन देना था, तो मैंने फिर 1 साल में प्रॉपर रिवीजन, जिसमें मेरे दोस्तों का काफ़ी अहम भूमिका रही है, जिन्होंने मेरे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने में मेरी मदद की है। मैं अकेला नहीं मेहनत किया हूँ, मेरे ग्रुप में आप बाहर गेट खोल के देखेंगे तो मैं मिला, सबसे मिला और 2-3 लोगों से मिला और बहुत खुश है, वो सबसे बड़ी बात है। और नो डाउट अगर अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाता है तो बहुत सहायक होता है। बिल्कुल, एक हम लोग यूज करते थे वर्ड C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट। ये वही है कहानी की, मतलब कॉपरेट करके डोमिनेट करना और एक दूसरे की खुशी में खुश होना है। बिल्कुल, यही अगर गुरुकुल या हॉस्टल लाइफ या अगर बड़े बड़े कैंपस की बात देखें, चाहे आईआईटी में आप देखो, वहाँ पे भी यही कल्चर है, यहाँ पे भी यही कल्चर है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चर होता है कि आप एक जैसे हॉस्टल का आपका माहौल है, जी बिल्कुल, एक गुरुकुल ही मैं कहूँ, मैं तो बाहर आके मैंने कहा ये तो पूरा गुरुकुल ही है एकदम वनवास की तरह, बरगद का पेड़, चिड़िया चहचहा रही हैं, बिल्लियां घूम रही हैं, तो एक बड़ा अद्भुत माहौल है। सब लोग कह रहे हैं सर एकदम पूरी दुनिया से कटा हुआ है, दिल्ली में कोई ऐसी जगह है क्या? हमने कहा भाई जेएनयू है। तो ये चीजें, तो मेंस को फिर कैसे आपने फिर पकड़ा, क्योंकि चैलेंज वहाँ लिखने का आ गया होगा? हाँ, तो लिखने का चैलेंज था, तो यूपीएससी एक स्क्राइब प्रोवाइड
कर पाता नहीं, है। अपने घर की प्रैक्टिस में कैसे उसको मैनेज किया? ये जो नोट्स आपने ये दीवारों पे जो नोट्स हैं, ये सारे नोट्स तो 3 महीने पहले के हैं। हाँ, तो क्या हुआ, बनाए तो आपने? हाँ, मैं बनाए। चैलेंज तो बहुत हो रहा होगा। और जब इसमें कैसे मैनेज करते थे आप? मतलब इससे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो जैसे हम जनरली लिखते हैं, हमें यहाँ से हमें सपोर्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मेरी उंगली है ना, तो इसमें यहाँ तक ही सेंस है, इसमें सेंस नहीं है। सेंस नहीं है इसमें? नहीं। 2 उंगलियों में ये सेंस नहीं है इसमें? हाँ, इसमें आगे जो है सेंस तो फिर नहीं पेन है। कैसे पकड़ते थे आप? तो बस ये है कि इस हड्डी के सपोर्ट से ये जो फिंगर है ऐसी ही रहती है, तो मैं पेन को इसी हेल्प से और स्पीड कैसे बनता है इसमें फिर? स्पीड के लिए क्योंकि जब सेंस नहीं है तो ये सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा ना। तो ये 2 उंगली है ना, तो इनका सपोर्ट रहता है। तो मैं जैसे हम लोग लिखते हैं तो हमें इससे आगे, इससे पेन को आगे बढ़ाने में यहाँ से सपोर्ट मिलता है, तो ये तो आपका गैप हो गया, तो इसमें आप लिखते समय आपको सपोर्ट कैसे मिल रहा होगा? नहीं, तो मैं यूं करके पकड़ता हूँ जो लिखना होता है, तो मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है पूरा। मैं जो लिखना होता है मैं ये आपने अभ्यास से किया है? हाँ, अगर मैं सिंपल अगर इसको पकड़ूं और अगर ये इसमें सेंस नहीं है और मैं केवल 2 से सहारा ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर मुझे लिखने को आ जाए तो ये मेरे लिए लिटरली डिफिकल्ट। मैं चाहे इससे ही लिखूं, अगर मुझे ये सहारा नहीं मिल रहा और मुझे ये सहारा नहीं मिला, अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो मुझे इससे लिखने में वाकई में बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सारा जोर ये आ रहा है, और जब हम इस तरह से लिखते हैं तो हम ये पूरे फोर्स को डिवाइड कर देते हैं और हमें हेल्प मिलती है। तो भैया एक बार बता दें, अगर जो है तैयारी कर रहे हो ध्यान से, तो और ये कहते हो कि सर मैं वो लिख नहीं पाता हूँ, सर टाइम नहीं मिल रहा है, सर वो हाथ में पेन होने लगता है, तो बाबू ये घर पे ट्राई करके देखना कभी कि इस तरह से पेन पकड़ के और यहाँ सपोर्ट हुए बिना कैसे लिखा जाता है और कैसे लिख के इतिहास रचा जाता है। ये यूपीएससी नहीं लिख रहे थे, ये इतिहास लिख रहे थे, जो बहुत काम आने वाला। सचमुच ये बहुत ही ज्यादा एक चीज समझने वाली है कि मानना पड़ेगा कि हर चीज आपने हिम्मत से तराशी है। अच्छा, जब मेंस हुआ, मेंस में कितने घंटे लगभग उस समय आप पढ़ने लगे थे प्रीलिम्स के बाद? रूटीन मेरा कम ज्यादा वही रहा। कभी रूटीन मेंटेन करके चले? हाँ, मतलब एक तरह से आपने अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन बना के रखा। हाँ, कि हाँ, मतलब कभी प्रेशर नहीं लेना, एक आदत बना ली। अगर मतलब दोस्तों से मिलना है तो दोस्तों से मिलना है, गए आराम से समय बिताया। कितने बजे तक सो जाते थे? जेएनयू है तो जेएनयू में तो वैसे भी रात में कौन सोता है। फिर भी कितने बजे तक पढ़ाई करते थे? वही 3-4 तो हाँ, 3-4 तो उठते थे। सुबह का उठना, जिस दिन अगर सेंटर जाना है तो उस दिन 8:30 बजे उठना है, 8:40 पे, क्योंकि 9 बजे क्लास जाना होता है। बाकी अगर जैसे क्लास नहीं है उस दिन तो 12 बजे जब खाना आता है जब उठना होता है। ये भी सही है। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में भी बड़ा एक्टिव रहे? हाँ, मैं बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल में, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है। यहाँ हमारे यहाँ तो यूपीएससी की तैयारी शुरू हो जाए, बच्चा तो ऐसा कमरे से बाहर निकलना बंद कर देता है। अरे सर, फिजिकल एक्टिविटी कैसे बात कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 18 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल वो है कि मतलब आप फिजिकली एक्टिव रहते थे? हाँ, मैं बास्केटबॉल खेलते थे? हाँ, मैं बास्केट मेरा वो रखा भी है, देख सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त है भाई ये तो। और इससे जब खेलते होंगे तो बड़ी एनर्जी भी मिलती होगी। स्पोर्ट्स ना एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको बड़ा टीम वर्क भी सिखाती है और बड़ा जज्बा भी देती है। मेरा मतलब एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें 5-7 हम मेंबर हैं। तो हम लोग जनरली जब भी मन करता है, कभी स्टेडियम में, कभी ताप्ती के पीछे कोर्ट बना हुआ है वहाँ पर, तो हम लोग जब भी मन करता है तो सब लोग इकट्ठा हुए, सबने चाय जूस वो पीना था वो पिया, फिर वहाँ गए, खेलने के बाद में फिर आके खाए पिए। मतलब एक उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट होता है। सबको ये लगता है कि सब साथ में है, मतलब हम अकेले नहीं है, हमें सबको साथ लेके चलना है और सबके लिए ही करना है, क्योंकि हम भी एक उन सभी का ही एक हिस्सा है। अच्छा, आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उसमें कुछ संवेदनशीलता लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अच्छे से ड्रेसअप करके जाते हैं जी। आपको ड्रेसअप करने में परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, खुद से कर लेते हैं या किसी की सहायता लेते हैं? नहीं, मैं सारा खुद से करता हूँ। एक्चुअली क्या पहन के गए थे इस बार इंटरव्यू? मैंने शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक पैंट है, हाफ पैंट, मैंने वो पहना हुआ था, और ब्लू टाई विद व्हाइट स्पॉट। अच्छा, ये हाफ पैंट में टाई आपने जब पहनी थी, आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो ये बताइए, तो फिर लोगों ने बड़े अजीब नजरों से भी देखा होगा जब यूपीएससी आप गए होंगे? नहीं, तो लोग क्यों देखेंगे, मैंने बाहर से कैब बुक किया था, उसमें बैठ के गया था। अरे तो वहाँ तो उतरे होंगे। वहाँ भी लोग अपनी अपनी टेंशन में थे, तो मुझे नहीं लगता लोगों ने मैं ध्यान दिया। हाँ। इतना ध्यान नहीं दिया, बाकी मुझे अपना पता था कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो बस। बड़ी मस्त। अरे स्माइल इतनी प्यारी आपकी, कॉन्फिडेंट इतना प्यारा है कि क्या बताएं।
तो मुझे लग रहा है यूपीएससी वालों को तो बिठा लेना चाहिए था आराम से। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। हाँ देखिए भाई, अरे वाह क्या बात है, चश्मा वश्मा लगा के तो एकदम आप झकास, बहुत हैंडसम लग रहे हैं भाई, ये तो एकदम क्या बात है। वैसे भी आप बड़े हैंडसम हैं, और मुझे लग रहा है कि अधिकारी के रूप में पहले से छवि बना रखी थी कि हाँ भाई अब अधिकारी इसी रूप में दिखाई पड़ेगा। तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा। पैनल मेंबर काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने बहुत बहुत आसान सवाल पूछे कि आपका जिला मैनपुरी है, आप उसके बारे में बता दीजिए। मैंने मैनपुरी के बारे में बताया। फिर बोले कि आप ने रशियन भाषा से अपना बैचलर्स किया हुआ है, मतलब क्या रीज़न रहा। तो मैंने उसका रीज़न बताया। फिर रशिया यूक्रेन वॉर के पूछे कि मतलब ये क्यों हो रहा है और मतलब क्या ज़रूरत है इसकी, हमारा क्या व्यू है, आपका पर्सनल क्या व्यू है, एंड देन क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हम इसको कितना आगे ले जा सकते हैं, कब ख़त्म होगा। देन फिर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मुलायम सिंह यादव जी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ भाई वही इलाका है। सॉरी। फिर जेएनयू पर आ गए कि जेएनयू कैसे आना हुआ, फिर जेएनयू की कंट्रोवर्सी, मतलब क्यों रहता है कंट्रोवर्सी में, वहाँ का माहौल क्या है। देन फिर मेरे निजी जीवन से एक दो सवाल पूछे कि एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, पहले क्या करता था और आगे मेरा क्या ड्रीम है। एक सवाल उन्होंने पूछा कि यू आर स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट एंड व्हाट इज़ अ फ्यूचर प्लान फॉर देयर वेलफेयर। देन ये तो मैं भी पूछने वाला हूँ। आई से sorry sir, I am not a special category student, I am as normal as we are. अरे वाह। Then chairperson smile and says I like it. I'm impressed. Seriously impressed होने वाली बात है। Then he says I am very sorry if I hurt you. No sir, don't say sorry. Then I answer my question, जो भी मैंने आंसर दिया। Then चेयरपर्सन ने फाइनल सवाल पूछ के मैं बाहर निकला इंटरव्यू देके, सबको थैंक यू बोलकर। वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। मैंने उस 2 मिनट में वो ज़िंदगी जी कि लोग 2000 साल में नहीं जी सकते। अरे क्या बात है, वंडरफुल। ये जज्बा होता है और मानना पड़ेगा कि मतलब बात तो आपने बहुत सही कही। और देख लो भैया, कहते हैं ना कि हम आत्मविश्वास ढूंढते हैं, वो तो खैर चेहरे पे चमक ही रहा है, लेकिन स्वाभिमान के बिना ना आत्मविश्वास आता नहीं है। तो इंसान जब स्वाभिमान कमा लेता है तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। जी। और ये मंत्र अगर सीख गए ना, जिंदगी में कभी झुकोगे नहीं, कभी रुकोगे नहीं और कभी टूटोगे नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। तो आगे कहानी कही जाए तो इस समय घर का माहौल कैसा है अभी जब से रिजल्ट आया? घर का माहौल, पिताजी बड़ा खुश लग रहे थे, आपने शायद बात किया हुआ है। बात की तो घर का माहौल सब बहुत खुश है। मेरी मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं है। सही बात है। और पापा तो पूछो ही मत, सब बहुत खुश है। मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, मेरे गांव वाले लोग, शहर वाले लोग, ऑल ओवर द इंडिया में मेरी ही बातें हो रही हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सब मन में आता होगा सब बहुत खुश है मेरे लिए। अपनी मेहनत, अपनी लगन और सबसे बड़ी बात अपने इरादे से देश को, अपने परिवार को बहुत बड़ी खुशी देती है। जी लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि जो हमारे बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं, गांव से आते हैं, बच्चियां हैं, तमाम तरह की उनको दिक्कतें हैं जी, और वो कहते रहते हैं कि मेरे परिवार में ये दिक्कत वो दिक्कत, वो अपने परिवार को इस एग्जाम के माध्यम से क्या लौटा सकते हैं? यूपीएससी आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप अपने आपको, अपने माता पिता को, अपने गांव, अपने देश, अपने समाज को वो वापस दे सकते हैं जो कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में अद्भुत है। और मैंने आपके पिताजी से बात की है, हमारी टीम ने बात की है, वो जो आवाज़ में जो तरन्नुम थे, जो जोश था, वो सुनते बन रहा था फ़ोन पे ही। बहुत आह्लादित थे, बहुत खुश थे। अच्छा चलिए, हम एक आपको पास, आप बहुत आज थक गए होंगे, खाने वाने का भी समय हो रहा है। हमारे बहुत से व्यूवर्स देखते रहते हैं, गांव देहात से देखते हैं और देश के कोने कोने से। क्या मैसेज देना चाहेंगे वो व्यक्ति जो वाकई में इरादे की मूर्ति है? क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी को? सूरज हर घर के अंदर है, बस उसको निकलने की देरी है। क्या बात है। और कैसे लड़े वो? रुको मत, चलते रहो,
परेशानी आएंगी। और मुझे तो ये लगता है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड कंटिन्यूसली मूव ऑन, धीमे धीमे चलते रहो। जिंदगी चलने का नाम। हाँ, दौड़ नहीं सकते तो धीमे चलो, चल नहीं सकते तो उड़ने लगो। क्या ही है। लेकिन जो मैसेज आपने दिया, मैं बस एक ही चीज कहूंगा, और मैंने भी सीखा, सीरियसली कह रहा हूँ, वो आपने कहा कि क्या हुआ, पैर नहीं है, चल नहीं सकता, हौसलों के पंख है, उड़ तो सकता हूँ। मतलब मान गया, ये लाइन जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी। और पूरे उजान फैमिली की तरफ से मैं बस ये दुआ करूंगा कि आने वाले समय में आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहे और हजारों लाखों के लिए आप प्रेरणा बने, बेहतरीन ऑफिसर बने। लवासना में आपकी ट्रेनिंग बहुत शानदार हो, हम तो हर साल वहाँ जाके देखते रहते हैं। और आने वाले समय में आप बहुत कुछ कर सकें, बहुत कुछ कर सकें, परिवर्तन लेकर आ सकें, और हजारों सूरज अब आपको देखकर चमके, लाखों सूरज देखकर आपको चमके। इसी दुआ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इस कमरे को जरा एक बार जो है पिक्चराइज किया जाए कि जिंदगी ना बड़ी जो फसलें होती हैं उम्मीदों की, वो बड़ी साधारण सी जमीनों पे निकलती हैं। तो सीरियसली बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत हिम्मत आपकी जबरदस्त है।